हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो टॉपिक का नाम है दैट इज नथिंग बट AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, जब मैं बोला कि AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तो यहां से आपको नाम से ही बहुत सारी चीज पता चलना चाहिए। कौन सी चीज? नाम लिखा था दैट इज नथिंग बट वैल्यूएशन, मतलब हमको यहां पे कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम जो यहां पे करेंगे वो जस्ट एंड जस्ट क्या करेंगे? वैल्यूएशन। मैं पूरे एएस में आपको जर्नल एंट्री जैसा कोई चीज करवाने वाला नहीं हूं। इन्वेंट्री मतलब हमारे पास जितना भी स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक का क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सेकंड चीज फ्रेंड्स, स्टॉक का वैल्यूएशन का बात तो ठीक है, मैं उसके नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। लाइक हमारे पास एक होता है AS20 का नाम है, क्लियर है, अर्निंग पर शेयर। जब मैं बोला अर्निंग पर शेयर मतलब व्हाट? अगर आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट है, अगर आपके पास 10 शेयर है, तो सिंपल बोलूं मैंने पर शेयर अर्न किया, कितने रुपए का अर्न किया? 10 रुपए का। पर अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए का लॉस है, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 10 है, तो कहने से हम ईपीएस डिस्क्लोज करते हैं -10। मैं ये एग्जांपल 500 बार बोल के गया हूं। ईपीएस -10 का डिस्क्लोज करना पड़े। रीजन, हमारा AS20 का नाम है अर्निंग पर शेयर, ना तो नाम है प्रॉफिट पर शेयर। एंड कहना से अर्निंग कैन बी नेगेटिव, मतलब सिंपल आपके पास जब भी नेगेटिव ईपीएस है तो भी आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले मैं यहां पे टाइटल लगा देता हूं दैट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड AS2 जिसका नाम था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आज भी साथ में अभी लिख दो टाइटल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। क्लियर? अब मैं सिंपल एक रूल बोल दूं, मैं यहां पे जितना भी चीज ब्लैक इंक से लिखूंगा वो जस्ट मैं आपको जैसे ही क्लास में बोर्ड वर्क करवा रहा हूं वैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं। मैं क्लास में जो भी बोर्ड पे लिखता हूं वो आप कभी नहीं लिखते थे, आप डायरेक्टली कहां से लिखते थे? पीपीटी में से। क्लियर? वो पीपीटी में यहां से रेड इंक से लिखूंगा, मतलब ब्लैक इंक वाली कोई भी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी चीज रेड इंक से लिखूं वही आपको नोट डाउन करना है। मैं आपको बोल दूंगा आपको जब भी कोई भी चीज लिखना है। सबसे पहले कोई मुझे पूछे कि इन्वेंट्री एक असेट है, तो मैं आपको पूछ रहा हूं सबसे पहले मुझे आप असेट का मीनिंग समझाओ। मैंने आपको ये सेम चीज असेट का मीनिंग AS10 में भी सिखाया था। असेट का मीनिंग सिंपल था। असेट क्या था? तो क्या असेट मींस एनी रिसोर्स विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ हम बोलते थे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर इन्वेंट्री इज एन असेट? हाँ, आप बोलो, उसके बाद में आगे जाओ। तो यस, आंसर इज दैट इन्वेंट्री इज एन असेट। व्हाई? मैं आपको पूछूं कि क्यों इन्वेंट्री असेट है, तो आप याद करो कोई भी चीज आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में बचता था ना, वो क्लोजिंग स्टॉक आप फिक्स असेट में असेट साइड लिखते थे। मतलब आपने स्टॉक को असेट साइड दिखाया, मतलब इतना चीज तो क्लियर है इन्वेंट्री का असेट है। पर मान लो नौकर के पास ये बहुत सारी मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन नौकर के लिए इन्वेंट्री है, नौकर के लिए एक स्टॉक है। तो बहुत लोग बोल रहे ना ना ये नौकर ये चीज बेचने के लिए थोड़ी लाया है, तो सिंपल है नौकर के लिए स्टॉक नहीं होगा। आंसर इज नो, नौकर के लिए ये मार्कर पेन स्टॉक है। याद करो छोटे थे स्कूल में आपको ऐसा सिखाया था। अब 1000 रुपए की स्टेशनरी परचेस करके आए, 1000 रुपए की स्टेशनरी में से 800 रुपए की स्टेशनरी आपने यूज कर लिया है। 1000 रुपए की स्टेशनरी में से अगर 800 रुपए की स्टेशनरी अगर आप यूज कर लो तो भी आपके पास कहने से 200 रुपए की स्टेशनरी अभी भी पड़ा है। एंड वो स्टेशनरी आप कब यूज करने वाले हो? तो अगर नेक्स्ट ईयर में आप यूज करने वाले हो। स्टेशनरी अगर नेक्स्ट ईयर में यूज भी करो ना, तो 31 मार्च को वो स्टेशनरी को आप डिस्क्लोज करते थे। एंड कहां पे डिस्क्लोज करते थे? तो स्टेशनरी स्टॉक करके उसको बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते थे। सेम एग्जांपल, अगर हॉस्पिटल वालों के पास एक मेडिसिन पड़ा है, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी पड़ा है, वो लोग थोड़ी रास्ते पे फेंक देने वाले, वो लोग मेडिसिन उसको नेक्स्ट ईयर उसको यूज करेंगे। मेडिसिन का पेमेंट हमने आज कर दिया था पर अभी तक हमने उसको यूज किया नहीं है। हम उसको यूज कब करेंगे? तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में यूज करने वाले हैं। तो इन दैट सिचुएशन वो मेडिसिन भी हॉस्पिटल वालों के लिए स्टॉक है। आप याद करो वो मेडिसिन का स्टॉक आप बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते थे। मतलब आपके दिमाग में ऐसा होता है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही इन्वेंट्री होता है। आंसर इज नो, सर्विस इंडस्ट्री में भी ये स्टेशनरी स्टॉक मैंने बोला, ये मेडिसिन का स्टॉक बोला, वैसी चीज के वहां पे आपका इन्वेंट्री हो सकता है। अग्रेड? तो इतना संभल के रखने का। अब मैं स्टार्ट करूं दैट इज समथिंग बट आपको सबसे पहले असेट तो आपने ऑलरेडी देखा था, उसके बाद मुझे आपको मीनिंग समझाना पड़े कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। एस तो सिंपल बोल रहा है,
इन्वेंट्री मतलब कुछ नहीं, एनी आइटम विच इज हेल्ड फॉर सेल, आप जिसको बेचने के लिए लाते हो। नेक्स्ट इज विच इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और rendering of services, which is held for consumption in production of goods or rendering of services. And third part is nothing but which is part of प्रोडक्शन प्रोसेस। अगेन मैं बोल रहा हूं तीन चीज आपके लिए इन्वेंटरी हो सकता है। एक विच इज हेल्ड फॉर सेल, ये कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ मैं लिखवा होगा। विच इज हेल्ड फॉर सेल, विच इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंड विच इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जब मैंने बोला विच इज हेल्ड फॉर सेल, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनिश्ड गुड्स। जब मैंने बोला विच इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल। जब मैंने बोला विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। और इसीलिए छोटे थे तब से आपको सिखाया है इन्वेंट्री के तीन टाइप होते हैं, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है रॉ मटेरियल, एंड तीसरा क्या होता है, दैट इज नथिंग बट वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? मेरे साथ दोनों डेफिनेशन एक बात बोल दो। असेट मींस क्या था? तो असेट मींस एन रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of inventory? The inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services, and which is part of production process. Next, अगर मैं आपको समझाऊं, हम एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम नॉन एप्लीकेबिलिटी करते थे, तो इसकी भी नॉन एप्लीकेबिलिटी है। अगर कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे मेरा इंडेस टू मतलब एएस टू एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी प्रोड्यूसर्स है, किसके प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी मेरा एएस टू एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक आपका शेयर है, डिबेंचर है, तो वहां पे भी आप कभी भी एएस टू अप्लाई नहीं करते थे। एंड अगर कोई भी शेयर्स, डिबेंचर्स का आप परचेस सेल का बिजनेस कर रहे हो, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को मैं परचेस सेल कर रहा हूं, इन दैट सिचुएशन भी मेरा एएस टू एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन समझाओ। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को मेरा एएस 7 होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कहना सब एवरी प्लेस पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। मैंने क्लास में ऑलरेडी बोला था ये फार्मर लोग अकाउंटिंग करने वाले नहीं है, तो सिंपल उनके लिए कुछ इन्वेंट्री जैसा नहीं है। अगर कोई भी आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, मतलब सिंपल ये शेयर्स एंड डिबेंचर वाला, और अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेयर्स एंड डिबेंचर परचेस सेल का बिजनेस कर रहे हो, तो वहां पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल होगा। याद करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कौन सा था? इन्वेस्टमेंट। एंड वो इन्वेस्टमेंट में आपको सिखाया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट फॉर एनआरवी और कॉस्ट फॉर एनआरवी विच एवर इज लोअर। एंड कोई भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मतलब व्हाट मैं समझाऊं, अगर मैं कोई क्लाइंट को एज अ सीए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना चालू किया मार्च में, पर ये स्टार्ट किया, पर सर्विस मेरी एंड हुआ कब? अप्रैल में हुआ। तो सिंपल 31 मार्च कहने से 2 डेट के बीच में खतरनाक डेट आएगी, कौन सी? 31 मार्च। ये 31 मार्च को मुझे मेरी बुक में कोई भी स्टॉक रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। पर फॉर योर नॉलेज, हम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का इन्वेंटरी रिकॉर्ड नहीं करते। जब आप सीए फाइनल में आओगे तब हम आपको इंडेस करवाऊंगा, एंड इंडेस में हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का भी क्या करेंगे, तो ये इन्वेंटरी रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल 4 जगह पे अप्लाई नहीं करोगे, याद रखने के लिए बोलो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। रिपीट करो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स हो, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कि आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला है, तो वहां पे आपका एएस टू एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। 3 चीज अगेन मैं आपको याद करवा दूं। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया दैट इज नथिंग बट असेट। असेट मींस एनी रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of inventory? Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services, and which is a part of production process. जब मैंने बोला which is held for sale, तो I am talking about the finished goods. जब मैंने बोला which is held for consumption in production of goods or rendering of services, तो I am talking about the raw material. And जब मैंने बोला which is a part of production process, तो I am talking about the work in progress. Non applicability 4 जगह पे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एंड अगर आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डीलिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपका AS2 अप्लाई होने वाला नहीं है। ये 3 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए। अब ये 3 टॉपिक का हम थियरी लिखना स्टार्ट करें, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट दैट इज नथिंग बट, ये आपको पीपीटी में से ही लिखवा रहा हूं, लिखो
मीनिंग ऑफ असेट, मीनिंग ऑफ असेट, ये तो आपको आता ही है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, असेट मीन्स any resource, asset means any resource. Next point, which is owned or controlled, which is owned or controlled by an enterprise, which is owned or controlled by an enterprise. Third point, as a result of a past event. And the fourth point, from which future economic benefit is expected. Clear? Again एक बार बोल दो, asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. Clear? एक काम करो, इसका हेडिंग अच्छे तरह से लिख दो। तो हेडिंग में लिख दो एक बार, यहाँ पे मीनिंग ऑफ असेट। सर आप तो बोल रहे थे रीडिंग से ही लिखने का है, तो सर ये ब्लू वाला हमको लिखने का, अरे लिखने का। नेक्स्ट टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ असेट के बाद मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री लिखो वहां पे। इन्वेंट्री मीन्स any asset इन्वेंट्री मीन्स, टाइपिंग एरर आ रहा है, इन्वेंट्री मीन्स any asset which is held for sale. Next point, which is held for consumption in, production of goods or rendering of services. And last point, which is part of प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर? हर एक के ब्रैकेट में हम एग्जांपल लिख दें। जब मैंने बोला कि विच इज हेल्ड फॉर सेल, तो हेल्ड फॉर सेल के ब्रैकेट में लिख दो आई एम टॉकिंग अबाउट फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद जब मैंने बोला विच इज हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल। जब मैंने बोला विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? ये दो डेफिनेशन एक बार मेरे साथ बोल दो। असेट मींस एनी रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of an inventory? Inventory means any asset which is held for sale
which is held for consumption in production of goods or the rendering of services and which is part of production process. जिस मोमेंट पे मैंने बोला which is held for sale, तो I am talking about the finished goods. मैंने बोला which is held for consumption in production of goods or the rendering of services, I am talking about the raw material. And third जब मैंने बोला which is a part of production process, तो I am talking about the work in progress. Clear? अब next topic लिखे, that is nothing but non applicability. तो टाइटल लगाओ एंड टाइटल लगाओ नॉन एप्लीकेबिलिटी. क्लियर? इंडेक्स 2 कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं है. तो नॉन एप्लीकेबिलिटी में फर्स्ट लिखो वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? producers of agricultural products, producers of agricultural products and mineral resources and mineral resources. Clear? थर्ड लिख दो, दैट इज नथिंग बट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स. जितने भी है वहां पे ये AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड फोर्थ लिखो इन्वेंट्रीज held in the form of inventories held in the form of shares, debentures, ब्रैकेट में लिख सकते हो, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. क्लियर? जहां जहां पे भी स्पेसिफिक AS एप्लीकेबल था वहां पे लिख दो. वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे मेरा स्पेसिफिक AS एप्लीकेबल होगा. कौन सा AS एप्लीकेबल होगा? दैट इज नथिंग बट AS7. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कुछ नहीं था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कुछ नहीं था, एंड यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल होगा? AS13. क्लियर? बस ये तीन चीज मैंने आपको पढ़ाया है. वो जो तीन चीज मैंने आपको लिखवा भी दिया है, एक बार तीन चीज हम एक बार मेरे साथ बोल दो. सबसे पहले हमने देखा था मीनिंग ऑफ एन असेट. तो असेट मींस एन रिसोर्स which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. Second मैंने बोला था मीनिंग ऑफ एन इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मींस एन एसेट which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services and which is a part of production process. And उसके बाद मैंने आपको करवाया था नॉन एप्लीकेबिलिटी. इन AS2 कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? सिंपल समरी बोलना है तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो प्रोड्यूसर्स है उसके लिए, एंड अगर कोई शेयर्स एंड डिबेंचर्स के फॉर्म में अगर आप कोई इन्वेंट्री को रख रहे हो. क्लियर? उसके बाद आगे टॉपिक अगर आपको मैं पढ़ाऊं तो अब फ्रेंड्स नया टॉपिक स्टार्ट करें तो मुझे आपको वो समझाना है कि हमने तीन टाइप की इन्वेंट्री देखा. एक था फिनिश गुड्स, एक था WIP, एंड एक थर्ड कौन सा था? रॉ मटेरियल. उसमें मैं आपको सबसे पहले सिखा रहा हूं किसके लिए? तो मैं आपको सिखा रहा हूं फिनिश गुड्स एंड WIP का वैल्यूएशन प्रिंसिपल, कि उसका वैल्यूएशन कैसे करने का. AS2 बोल रहा है फिनिश गुड्स एंड WIP को कैसे वैल्यू कर सकते हो? तो कॉस्ट और NRV, दैट इज कॉल्ड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर के हिसाब से. सर ये तो हमको ही पता था, हमने ये तो फाउंडेशन में भी सीखा था, पर यहां पे डिटेल सीखना है कि ये कॉस्ट में क्या क्या होगा ना वो सब कुछ. सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो. मान लो मेरे पास 3 इन्वेंट्री है ABC, उसका कॉस्ट एंड उसका NRV कुछ ऐसा है. 10 रुपए का कॉस्ट है, सामने NRV था 12 रुपए. 8 रुपए का कॉस्ट है, सामने NRV था 4 रुपए. एंड 7 रुपए का कॉस्ट है एंड उसका NRV था 6 रुपए. क्लियर? टोटल करूं तो 10 + 8 18 + 7 25, एंड यहां पे टोटल करूं तो 12 + 4 16 + 6 22. विच एवर इज लोअर तो 22 से वैल्यू कर दो. तो आंसर इज नो. आपको जो वैल्यूएशन करना है वो इन्वेंट्री वाइज अलग अलग करना है, प्रोडक्ट वाइज अलग अलग करना है. ए में 10 और 12 विच एवर इज लोअर तो 10, बी में 8 and 4 विच एवर इज लोअर तो 4, एंड 7 and 6 विच एवर इज लोअर तो 6. एंड अगर चेक करोगे तो यार इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक में कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए. अगर इतना दिमाग चले तो साथ में यह भी पता चलना चाहिए आपको फॉर एवरी प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट भी नहीं चाहिए. एवरी प्रोडक्ट आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए. रिपीट कर रहा हूं, एवरी प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट चाहिए. देखो मैं टोटल से नहीं कर रहा था, हाँ क्या ना?
तो मैंने सबसे पहला टॉपिक आज का मैंने बोला ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू AS2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपको 3 चीज लेने का। सबसे पहला वहां पे लिखा है आपको लेना पड़ेगा परचेस प्राइस। सेकंड लिखा है एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द, ये लाइन में आपको AS10 के टाइम भी बोला था, याद रख के जाना, ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करूं तो थर्ड वहां पे लिखा है तो सिंपल कन्वर्जन कॉस्ट। क्लियर? 3 चीज आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आएगा। एक आएगा परचेस प्राइस, सेकंड एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एंड थर्ड कौन सा आएगा तो क्या कन्वर्जन कॉस्ट। एंड अगर उसमें मैं सबसे पहले आपको सिखाऊं तो क्या परचेस प्राइस के बारे में बोलूं तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 100 रुपए का गुड्स परचेस किया रॉ मटेरियल, उसमें 10 रुपए का GST था। एंड सिंपल अगर नेट चेक करूं तो मेरा प्राइस आया 90। एंड अगर ये 10 रुपए का क्रेडिट आपको अगर अवेलेबल है, अगर आपके पास ये 10 रुपए की क्रेडिट अवेलेबल है, तो जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंसीडर करो तो आपको कितना कंसीडर करने का, 90 कंसीडर करने का। पर मान लो ये 10 रुपए का GST नहीं था, ये 10 रुपए का कस्टम था। एंड अगर 10 रुपए का कस्टम है, कस्टम ड्यूटी का कभी भी क्रेडिट मिलता नहीं है, इन दैट सिचुएशन आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कितना रुपए लेना पड़ेगा, 100 रुपए लेना पड़ेगा। सिंपल, कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट का रिफंड अगर आपको मिलने वाला है तो आपको माइनस कर देने का, पर अगर वो ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेकंड चीज मैं बोलूं, अगर मान लो 100 रुपए के गुड्स थे, 100 रुपए के गुड्स में 10 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट था एंड इसीलिए प्राइस कितना हुआ था, 90 रुपीज। तो सिंपल ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर सकते हो। पर मान लो 100 रुपए के गुड्स थे, उसमें 100 रुपए के गुड्स में 10 रुपए का कैश डिस्काउंट था, तो ऑब्वियसली मुझे मिला 90 में, पर जब मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करूंगा तो 100 से करूंगा। सिंपल बोलूं, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करने का, पर कैश डिस्काउंट आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? परचेस प्राइस में क्या क्या कंसीडर करोगे, तो सिंपल कॉस्ट ऑफ परचेस में कंसीडर करोगे परचेस प्राइस। अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, अगर ऐसा कुछ भी है तो माइनस करना पड़ेगा। हैंडलिंग कॉस्ट, वो सब कुछ आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखा था परचेस प्राइस के बाद, दैट इज नथिंग बट एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यहां पे क्या होगा, तो कहने से जब कॉस्ट कोई भी चीज को परचेस करो, उसके साथ आपका कहने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद कहने से आपने कोई एजेंट रखा होगा, तो आप कहने से एजेंट को कोई बाइंग कमीशन दोगे। ये बाइंग कमीशन कोई भी चीज ऐसा है, इन दैट सिचुएशन वो सब कुछ आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट होगा। ये भी ठीक था, मजा तो यहां पे है। दैट इज नथिंग बट कन्वर्जन कॉस्ट। मैंने पूछा ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, तो सिंपल डेफिनेशन है, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। आपका कॉस्टिंग में सब कुछ आया होगा, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा करो उसको आप बोल दोगे कन्वर्जन कॉस्ट। मुझे पूछो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए 2 चीज होगा, एक होगा आपको क्या होगा, लेबर होगा, यानी एक होगा वो आपके लिए क्या होगा, तो ओवरहेड्स होगा। मैंने ऊपर ही आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था, आपको जो भी चाहिए वो पर प्रोडक्ट पर यूनिट चाहिए, आपको कभी भी टोटल से कुछ काम नहीं है। क्लियर? तो लेबर मेरे टेंशन नहीं है, लेबर तो मेरा पास प्रोडक्ट वाइज एंड यूनिट वाइज, पर प्रोडक्ट पर यूनिट आपके पास अवेलेबल होगा, तो कोई टेंशन नहीं है। लेबर तो आप डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दोगे। व्हाट अबाउट ओवरहेड्स? ओवरहेड्स में 2 चीजें। सेकंड चीज यहां पे मैं बोल दूं, जब मैं यहां पे बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड के सेलिंग ओवरहेड ऐसा कोई भी चीज है तो आप यहां पे कंसीडर नहीं करना है, जस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड ही कंसीडर करोगे। प्रोडक्शन ओवरहेड कहने से 2 टाइप के हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि इफ इट इज अ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, और इट मे बी पॉसिबल इट इज अ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन में भी टेंशन नहीं है। क्यों वेरिएबल प्रोडक्शन में टेंशन नहीं है? बिकॉज वेरिएबल प्रोडक्शन भी आपके पास पर प्रोडक्ट पर यूनिट आपके पास अवेलेबल होगा, तो उसको भी डायरेक्टली आप ऐड कर दोगे। पर फिक्स ओवरहेड जो होगा वो ऑलवेज आपके लिए कैसे होना है, तो टोटल में ही होगा। एंड अगर फिक्स ओवरहेड अगर आपके पास टोटल में है तो कहना से मुझे फिक्स ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा।
मतलब पर यूनिट वाइज निकालना पड़ेगा। तो सिंपल समझ लो, वो आज का मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। वो आज का हमारा मेन टॉपिक है। उसको आप अलोकेट करोगे किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से आपको अलोकेट कर देना पड़ेगा। अग्रेड? नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। सर ये पता नहीं चला, एग्जांपल दो, एकदम ध्यान से समझना। मान लो मेरे टोटल बजेटेड फिक्स्ड ओवरहेड जो थे, वो बजेटेड फिक्स ओवरहेड्स 1000 रुपीज के थे। कितने रुपीज? मैंने 1000 रुपीज का खर्चा किया। क्लियर? अब मैं आपको 3 कैपेसिटी दे रहा हूं। एक मेरे लिए फुल कैपेसिटी है, एक मेरे लिए नॉर्मल कैपेसिटी है, यानी एक मेरे लिए एक्चुअल कैपेसिटी है। फुल कैपेसिटी मतलब व्हाट? मैं पूरे साल में मैक्सिमम 1200 यूनिट बना सकता हूं, दैट इज माय फुल कैपेसिटी। ये औकात हो गई, 1200 से ऊपर का कुछ पॉसिबल नहीं है। पर मैंने नॉर्मली ऑन एन एवरेज में चेक करूं तो एवरी ईयर मैं 1000 यूनिट्स बनाता हूं, दैट इज माय नॉर्मल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी में से आपका जो नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करो, वो आपके लिए नॉर्मल कैपेसिटी बनेगा। अब एक्चुअल कैपेसिटी, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। कैसी 3 पॉसिबिलिटी? कि मैं 1000 यूनिट से बनाऊं, 1000 ना बनाऊं, पर मान लो मैंने कुछ बनाए 1200 यूनिट्स। 1200 की जगह पे मैं यहां पे 1300 तो लिख ही नहीं सकता, बिकॉज मेरी फुल कैपेसिटी ही 1200 थी। और इट में भी पॉसिबल, मैंने इस बार थोड़ा टाइम बहुत वेस्ट किया तो मैं 900 यूनिट बनाऊं। 3 पॉसिबिलिटी। ये 1000 रुपए के ओवरहेड को कहने से एग्जैक्टली 1000 बनावो तो कहने से आपका जिंदगी इजी है। पर यूनिट आपको 1 रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करना पड़ेगा। पर अगर 1200 करो, और अगर 1200 के सामने मैं अगर कहने से 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1 एंड अगर इंटू 1200 करूं तो कहने से मैं अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 1200 रुपए ऐड करूं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं। क्यों गलत कर रहा हूं? बिकॉज मेरा खर्चा ही एक्चुअली 1000 का हुआ है, एंड अगर मैं 1200 रुपए ऐड कर दूं तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और इसलिए मैंने बोला था करना क्या था, तब का फिक्स ओवरहेड का खर्चा है 1000, योर नॉर्मल कैपेसिटी इज 1000 बट योर एक्चुअल कैपेसिटी इज 1200। अच्छा, ये फुल कैपेसिटी तो मेरे लिए कोई काम का है ही नहीं, ये तो कोई काम का नहीं है, इसको तो टच ही नहीं करना है। माई नॉर्मल कैपेसिटी इज 1000, माई एक्चुअल कैपेसिटी इज 1200, विच एवर इज हायर। तो कहना चाहिए 1000 डिवाइडेड बाय 1200 यूनिट्स अगर करूं, ये यहां पे भी बाजू में 1000 डिवाइडेड बाय 1000 रुपए नहीं थे, हाँ ये 1000 यूनिट्स ही थे। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1200, कैलसी चलाओ आपका, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1200 अगर करो तो कहने से मेरा आंसर होगा कितने रुपीस? 0.83 रुपीस, 0.83 पर यूनिट। दिमाग चला मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करके पर यूनिट 1 रुपए ले लूं, 1 रुपए इंटू 1200 यूनिट, तो मैं अगर मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 1200 रुपए ऐड करूं तो जो ऊपर का 200 रुपए का अगर मैंने एक्चुअली खर्चा ही नहीं किया है, अगर एक्चुअली खर्चा किया ही नहीं है, तो 110% आप उसको कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं कर सकते। हम ऑलवेज जो एक्चुअल खर्चा होता है उसको ही कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करते हैं, नोशनल चीज कभी भी ऐड नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने 900 यूनिट बनाया, मैं आपको समझाऊं, अगर 1000 थे, 1000 रुपए का मेरा खर्चा था, दैट इज गुड। पर अगर किसी का दिमाग चले सर आपने 900 यूनिट बनाए तो डिवाइडेड बाय 900 करना चाहिए। 1000 डिवाइडेड बाय 900 करूंगा तो कहने से अब चेक करो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 900, तो कहने से आपका आंसर कुछ आपका आएगा 1.11। पर दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। भाई आपको फीलिंग आना चाहिए, अगर आप डिवाइडेड बाय 900 करो तो कहने से आप कुछ 1.11 रुपीज कर रहे हो। इस बार आपका कम प्रोडक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ दी कुछ सम आइडल टाइम आपने ज्यादा लिया था, थोड़ा टाइम आपने वेस्ट ज्यादा किया था। अगर मैं पर यूनिट 1.11 रुपीज अगर मैं डेबिट करूं तो कहने से मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ा तो मैं ऐसा बोलूं ये कुछ हायर कॉस्टिंग हो गया। सेकंड चीज, अगर वो इन्वेंट्री को मैंने मान लो थोड़े यूनिट्स उसमें से बेचे नहीं है,
थोड़े यूनिट्स अगर मेरे पास बेचे लिए तो कहने से वो चीज मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़ा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है। ये कहने से 1.11 के हिसाब से जो एबनॉर्मल था उसको अगर मैं क्लोजिंग साइड, अगर क्रेडिट साइड पड़ा है तो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है तो कहने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कहने से मैं मेरे प्रॉफिट को ज्यादा दिखा रहा हूं। एक्चुअली नहीं होना चाहिए। करना क्या था, योर नॉर्मल कैपेसिटी इज 1000, योर एक्चुअल कैपेसिटी इज 900, विच एवर इज हायर। तो कहने से आप 1000 यूनिट से करोगे हायर के हिसाब से, तो यहां पे आंसर कितना आएगा, ₹1 पर यूनिट। इन दिस सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसा बोलूं, आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 900 ही ऐड होगा। क्यों 900? क्योंकि आपने 900 यूनिट बनाए थे एंड ₹1, पर बाकी का आपको पीएनएल में एबनॉर्मल एक्सपेंस की तरह खर्चा तो डेबिट करना ही है। कौन सा? अनएब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड के नाम से अब बाकी का ₹100 का खर्चा तो डेबिट करोगे ही करोगे, पर इस चीज को मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में नहीं लूंगा। रीजन, मैंने खर्चा तो 1000 का ही किया है, तो मुझे मेरा पीएनएल डेबिट भी कितने से करना पड़ा, 1000। सिंपल बोल देता हूं, समरी बताओ तो फिक्स ओवरहेड आप ऑलवेज एब्सॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर। यहां पे मैंने क्वेश्चन बना के दिया था, फुल कैपेसिटी 1200 यूनिट था, 1200 इट्स अ मैक्सिमम, उनसे ऊपर तो कर ही नहीं सकते। नॉर्मली ऑन एन एवरेज में 1000 बनाता हूं। इस साल 3 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर मैं 1000 ही बना दूं तो सिंपल है, ₹1 पर यूनिट, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मान लो 1000 की जगह पे मैंने इस पर 1200 बनाया, अगर मैं 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करके ₹1 लूं, ₹1 इंटू 1200 करूं तो कहने से मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ₹1200 ऐड हो जाएंगे, पर एक्चुअली खर्चा तो मैंने 1000 का ही किया था ना, तो ₹200 जो खर्चा किया ही नहीं है, अगर उसको आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में डेबिट करो तो 110% कुछ गलत कर रहे हो। अच्छा, अगर मैंने 900 बनाए, 1000 डिवाइडेड बाय 900 करूं तो पर यूनिट कहने से 1.11 आ रहा था। व्हाट इज योर नॉर्मल कैपेसिटी? 1000, पर कहने से आपने बनाए कितने? 900। मतलब इसका मतलब इस साइड कहने से आपने टाइम वेस्ट ज्यादा किया, दैट इज योर एबनॉर्मल। और अगर एबनॉर्मल है, अगर 1.11 रुपीस अगर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करूं तो मेरा कहने से इन्वेंट्री का खर्चा बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ेगा, और अगर वो चीज मैंने बेचा नहीं है तो कहने से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में भी पड़ा रहेगा। पर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड? इनकम साइड। इनकम साइड जितना ज्यादा दिखाओगे तो कहने से आपका प्रॉफिट भी ज्यादा दिखेगा। आप गलती से प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर रहे हो जो एक्चुअली आपका प्रॉफिट है नहीं। सिंपल, कुछ पता ना चले इतना ध्यान रखो, फिक्स ओवरहेड आप ऑलवेज एब्सॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर। मैं आपको यहां तक का फिर से एक बार आपको याद करूं, हमने स्टार्ट किया था फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन प्रिंसिपल। वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऐसा था, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, उसमें से अभी भी मैं यहां पे ही खड़ा हूं, कॉस्ट में ही खड़ा हूं, उसके आगे तो मैं गया ही नहीं हूं। सेकंड चीज, आपके पास पर प्रोडक्ट पर यूनिट के हिसाब से खर्चा होना चाहिए। कॉस्ट में 3 चीज लोगे, कौन सी 3 चीज? पहला परचेस प्राइस लोगे, सेकंड क्या लोगे? दैट इज समथिंग बट एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, sorry, any cost incurred for bringing the inventory to its present location and condition, and third क्या लोगे? that is nothing but conversion cost. purchase price में सिंपल याद कर दो, अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस अवेलेबल, ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड वो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट का रिफंड अगर आपको मिलने वाला है तो आपको माइनस करने का, ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट का रिफंड अगर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस करोगे, कैश डिस्काउंट होगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज मैं बोल दूं, अगर कोई भी एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, मतलब व्हाट, इन्वेंट्री को जब भी परचेस करो तो उसके साथ आपका जो भी खर्चा होता है वो सब कुछ आप यहां पे ऐड कर सकते हो। कन्वर्जन कॉस्ट, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, उसमें 2 चीज होगा, एक होगा लेबर एंड एक होगा ओवरहेड। लेबर आपके पास पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आपके पास पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होगा, पर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कभी भी आपके पास पर प्रोडक्ट पर यूनिट रेडी होने वाला नहीं है। तो फिक्स प्रोडक्शन का ओवरहेड का सिंपल मैंने लॉजिक बता दिया था, एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। अगर आपका एक्चुअल एंड नॉर्मल सेम है तो टेंशन नहीं था, अगर आपका एक्चुअल नॉर्मल से ज्यादा है तो आपको वो 1200 था, तो 1200 था तो सिंपल 1200 से नहीं करना है, वो सॉरी डिवाइड बाय 1200 ही करना है। अगर 1000 से करोगे तो कहना है आप नोशनल खर्चा ऐड कर रहे हो, पर अगर आपका एक्चुअल कुछ प्रोडक्शन नॉर्मल से कम है तो आप नॉर्मली ले लोगे 1000 से, बिकॉज अगर एक्चुअल लेने के लिए जाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बढ़ जाएगा एंड आप सिंपल इन्वेंट्री का वैल्यूएशन को ज्यादा कर रहे हो। क्लियर? ये सब कुछ चीज आपको लिखो और उसके रिलेटेड हम एग्जांपल करेंगे। चलो फ्रेंड्स लिखो, टाइटल लगाओ, दैट इज नथिंग बट valuation of finished goods and work in
प्रोग्रेस, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? चलो वहां पे लिखो फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, finished goods and work in progress are valued at cost or net realizable value, whichever is lower on individual basis, मतलब पर प्रोडक्ट पर यूनिट वाला। क्लियर? अच्छा, उसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। याद करो फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जस्ट 3 चीज कंसिडर करते थे, तो आप लिखो पहले परचेस प्राइस, सेकंड लिखो कन्वर्जन कॉस्ट, एंड थर्ड लिखो एनी कॉस्ट इनकर्ड bringing the inventory, any cost incurred bringing the inventory to its present location, and condition। any cost incurred bringing the inventory to its present location and condition। क्लियर? इसको मैं दे दूं पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, ये हो गया पॉइंट नंबर बी, और ये कौन सा होगा? पॉइंट नंबर सी। अब वो ए बी सी को हम स्टार्ट करें एक एक करके लिखने का। तो पॉइंट नंबर ए, दैट इज नथिंग बट, यहां पे लिख रहा हूं परचेस प्राइस, लिखो उसमें इफ एनी ड्यूटी or taxes is included in the purchase price and credit or refund of such duty is available, then it should be deducted from purchase price, क्लियर? उसमें पैराग्राफ करके लिखो, बट इफ क्रेडिट और रिफंड ऑफ सच ड्यूटी is not available, then it should not be डिडक्टेड। अगर क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला है तो माइनस करने का, पर क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रेड डिस्काउंट is deducted
from cost of purchase, but cash discount is not deducted. Clear friends? परचेस प्राइस के बाद लिखो बी एंड बी किसके लिए था? तो के कन्वर्जन कॉस्ट के लिए. क्लियर? उसमें लिखो, उसका मतलब लिखे पहले. एनी कॉस्ट इनकर्ड, any cost incurred for converting raw material into finished goods is known as conversion cost. Is known as conversion cost. Clear? उसमें एक अच्छा पॉइंट था, दैट इज नथिंग बट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड. तो उसका टाइटल लगा था अंदर ही, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड. एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं fixed production overhead should be calculated on the basis of actual capacity और नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी, विच एवर इज हायर के हिसाब से. एंड मैंने उसके लिए ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया है. क्लियर? नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करें, दैट इज समथिंग बट पॉइंट नंबर सी. उसमें कुछ ज्यादा नहीं था. एनी कॉस्ट इनकर्ड bringing the inventory to its present location and condition. Clear? Any cost incurred bringing the इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. उसमें सिर्फ लिख दो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस. दूसरा क्या आ सकता है? परचेस कमीशन. कोई भी गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करो तो उसका इंपोर्ट कॉस्ट भी कुछ हो सकता है. क्लियर? बस मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया वो जस्ट क्या था? कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में था. क्लियर? अब मुझे आपको जो समझाना है, कॉस्ट और साथ में क्या था? दैट इज नथिंग बट NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल की फॉर्मूला सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस करने का क्या? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. क्लियर? अच्छा, अब लोग अच्छे हो. मैंने बोला कि ये सेम रूल आपका फिनिश गुड्स एंड WIP के लिए एप्लीकेबल होता तो आपने मान लिया. थोड़ा सोचो यार, WIP की कॉस्ट आपको मिल जाएगी, पर WIP के तो कहने से कभी भी मार्केट में बेचने वाले नहीं हो. एंड WIP अगर मार्केट में बेचने वाले नहीं हो तो कहने से एक प्रॉब्लम आएगा. कौन सा प्रॉब्लम?
कि WIP की NRV कितनी। हाँ तो समझो, डिटेल समझो। ये सेलिंग प्राइस जो होगा ना, ये सेलिंग प्राइस ऑलवेज होगा फिनिश गुड्स का। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मतलब आपके WIP को फिनिश गुड्स में अभी भी कन्वर्ट करने का बाकी है, तो वो कन्वर्ट करने में जितना खर्चा लगने वाला है उसको कॉस्ट में कंसीडर नहीं करने का, पर उसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करने का। एंड अगर आपका कोई भी सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस वो आपका मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है, वो इन्वेंट्री को बेचने का खर्चा है, तो उसको माइनस करोगे। और अगर ये सब कुछ माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, NRV। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अगर ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अगर नहीं लिखा होता तो ये जो रूल था ना वो जस्ट एंड जस्ट फिनिश गुड्स को एप्लीकेबल होता, वो WIP को एप्लीकेबल नहीं होता। पर यहां पे लिखा है तो सिंपल इसको भी कंसीडर कर लेने का। क्लियर? तो सिंपल NRV में 3 चीज है, एक है सेलिंग प्राइस, एक है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस करोगे एंड उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल। तो बस सिंपल एक उसका भी थियरी लिख देना, उसके बाद हम सम स्टार्ट करें। तो टाइटल लगा दो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वहां पे लिखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू में सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। इतना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर? इतना चालू करो उससे पहले मैंने अभी तक आपको जितने भी चीज लिखवा है वो हर एक चीज एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था दैट इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ एन असेट। Asset means a resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of inventory? तो inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services, and which is a part of production process. जब मैंने बोला which is held for sale, तो I am talking about the finished goods. जब मैंने बोला which is held for consumption in production of goods or rendering of services, I am talking about the raw material. And जब मैंने बोला which is a part of production process, तो I am talking about the work in progress. नॉन एप्लीकेबिलिटी एक बार बता दूं, नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या कहता है, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे मेरा AS7 एप्लीकेबल था। अगर कोई भी प्रोड्यूसर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आपका AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो वहां पे मेरा AS13 एप्लीकेबल होगा। उसके बाद मैंने आपको ये लिखवाया था कि सिंपल वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस स्टार्ट किया था। एंड उसके लिए क्या था, तो फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस आप ऑलवेज मेजर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के हिसाब से, एंड वो भी जो कैलकुलेशन करना है वो ऑन इंडिविजुअल बेसिस करना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 चीज आता था, एक आता था परचेस प्राइस, एक आता था कन्वर्जन कॉस्ट, एंड एक आता था एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर in bringing the inventory to its present location and condition. क्लियर? अच्छा, परचेस प्राइस के लिए मैं आपको याद करवा दूं, परचेस प्राइस में अगर कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है, एंड वो ड्यूटी और टैक्सेस का अगर आपको कोई भी क्रेडिट के रिफंड अगर आपको मिलने वाला है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिट का रिफंड अगर मिलने वाला नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट होगा तो माइनस करोगे, पर कैश डिस्काउंट होगा तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब व्हाट, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अगेन याद करो दो, आपके पास लेबर पर यूनिट रेडी होगा, वेरिएबल ओवरहेड भी होगा, पर फिक्स प्रोडक्शन आपको ओवरहेड ऑलवेज एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। मैंने उसमें तीन करके एक एग्जाम्पल दे दिया था। क्लियर? NRV में 3 चीज होगा, एक होगा सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से कंप्लीशन कॉस्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, एंड कंप्लीशन कॉस्ट के बाद क्या माइनस करोगे, सेलिंग कॉस्ट भी आप माइनस कर दोगे। क्लियर? अब इसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है वो हम एग्जांपल स्टार्ट करें। फ्रेंड, आपके पास नौकर का मटेरियल साथ में होना चाहिए। चेक करो नौकर के मटेरियल में क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स A, B and C which are neither similar nor interchangeable. At the time of the closing of its account for the year 2010-11,
द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द नेट रियलाइजेबल वैल्यू of the items of the closing stock are determined as follow. ABC historical cost 40, 32 and 60 and NRV 28, 32 and 24. What will be the value of closing stock? Again याद करवा दूं, हम जो भी करेंगे फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करेंगे एंड वो टोटल के हिसाब से नहीं करेंगे, ऑन इंडिविजुअल बेसिस करेंगे. इंडिविजुअल बेसिस मतलब व्हाट, ए का कौन सा लूगा 40 और 28 विच एवर इज लोअर द 28, बी का कौन सा लूगा 32 और 32 विच एवर इज लोअर, तो कितना लोगे 32. सर कौन सा 32 लिया आपने, कॉस्ट वाला क्या एनआरवी वाला? अरे जो लेना है लो, आंसर सेम ही होगा. सी का कितना लेंगे 16 और 24 विच एवर इज लोअर, तो कितना होगा 16. क्लियर, बस इतना इजी है AS2, ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ नहीं आने वाला है. तो क्लियर, हम याद स्टार्ट करें सॉल्यूशन लिखने का. तो लिखते जाना मेरे साथ क्लास वर्क, एंड क्लास वर्क का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं. लिखो, अकॉर्डिंग टू AS2 finished goods are, according to AS2 finished goods are valued at cost or net realizable value, cost or net realizable value, whichever is lower on individual basis, क्लियर. तो सिंपल, आप मेरे साथ एक काम करो, 3 कॉलम का एक टेबल बना दो. एंड वहां पे लिखना, चेक करो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दिया है. 3 ने एक काम करना, 4 कॉलम का एक टेबल बना दो एंड वहां पे लिखते रहना. सबसे पहले आपको दिया है आइटम, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. यहां पे सेम चीज लिखना है. सबसे पहले आइटम, उसके बाद आपको दिया था हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड उसके बाद आपको दिया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड मैं यहां पे वैल्यूएशन करने वाला हूं विच एवर इज लोअर के हिसाब से. क्लियर, चलो आइटम ए के लिए चेक करें तो उसका कॉस्ट कितना था. तो आइटम ए के लिए कॉस्ट था 40 एंड एनआरवी कितना था 28. तो सिंपल विच एवर इज लोअर द 28. आइटम ए यहां पे कॉस्ट था 40, एनआरवी था 28, विच एवर इज लोअर, तो कितना कर दोगे 28. अच्छा, चेक करूंगा मैं आइटम बी के लिए. तो आइटम बी के लिए यहां पे चेक करूं 32 और 32 विच एवर इज लोअर, तो कितना करोगे 32. यहां पे लिख रहा हूं 32, एनआरवी भी 32, विच एवर इज लोअर, तो भी कितना 32. आइटम सी के लिए चेक करो तो 16 और 24, आइटम सी के लिए 16 और 24 विच एवर इज लोअर, तो आपका आंसर कितना होगा 16. एंड अगर यहां पे मैं उसका टोटल कर दूं 28 प्लस 32 प्लस 16 का, क्लियर, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया. 28 प्लस 32 प्लस 16, व्हाट्स योर आंसर, योर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आपका हो जाएगा 76 का. क्लियर. अब हम सेकंड क्वेश्चन चेक करें. सेकंड क्वेश्चन आपको बुक में से पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन. एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40 लाख in October 2010 till March 2011 75% of the stock were sold. The company wants to disclose the closing stock at ₹10 lakh. वो 10 लाख कैसे लाए, तो क्या 40 लाख का 25%. The expected sale value of is ₹11 lakh and the commission is 10% on the sale is payable to the agent. What is the correct closing stock to be disclosed at 31st March 2011? क्लियर. तो सिंपल आपको इसका आंसर लिखो. देखो यहां पे होगा क्या, मैं पहले ओरली समझा दूं. 40 लाख में से 75% बेच दिया, मतलब 25% बचा है, एंड 25% बचा है, मतलब 40 लाख का 25% करो तो उसकी कॉस्ट कितना होगा 10 लाख रुपए. सामने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको 11 लाख रुपए का सेल्स का इनकम होने वाला है, पर 11 लाख रुपए में बेचने के लिए आपका 10% का खर्चा होने वाला है. 11 लाख का 10% मतलब 1,10,000 का खर्चा होगा, है ना. 11 लाख में से अगर 1,10,000 माइनस करो तो एक्चुअली उसकी एनआरवी कितना होने वाला है 9,90,000.
तो सिंपल मेरी कॉस्ट था 10 लाख, मेरा एनआरवी था कितना, तो के 9,90,000, विच एवर इज क्लोवर, तो मुझे 9,90,000 से करना पड़ेगा। क्लियर। सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 चेक करें। मैं पहले लिखूंगा यहां पे जो मैंने परचेस किया ना, वो परचेस में से कितने रुपए का परचेस किया, तो कहना इसे मैंने 40 लाख रुपए का परचेस किया। 40 लाख के दो पार्ट करो, एक है 75% जो ऑलरेडी सोल्ड था, दूसरा है 25% जो अभी भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। क्लियर। तो सिंपल अगर मैं चेक करूं तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो कितने रुपए होगा। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलसी लो, रुपीज 40 लाख, 40 लाख इंटू 25%, तो सिंपल वो आपका आंसर कितना होगा, तो क्या 10 लाख रुपए। क्लियर। मेरे पास कॉस्ट रेडी है। अच्छा, AS2 क्या बोल रहा था, कोई भी चीज का वैल्यूएशन कैसे करना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के हिसाब से। तो आप मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू की आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते थे, क्या लिखते थे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे, तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन में से हम माइनस करते थे दूसरा चीज, दैट इज नथिंग बट सेलिंग कॉस्ट। क्लियर। व्हाट इज माई सेलिंग प्राइस, ये 10 लाख वाले गुड्स को मार्केट में बेचूंगा तो मुझे 11 लाख रुपए मिलने वाला है। पर बॉस वो 11 लाख रुपए में बेचने के लिए आपको कमीशन देना पड़ेगा 10% ऑन सेल। तो 11 लाख का 10% करोगे तो 1,10,000 का कमीशन दोगे। तो सिंपल अगर चेक करूं यहां पे मेरी एनआरवी कितना होने वाला है, तो 9,90,000। क्लियर। तो यहां पे नीचे लिख दो, अकॉर्डिंग टू AS2, finished goods are valued at cost, एंड वो कॉस्ट कितना था, तो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया था 10 लाख रुपए, और एनआरवी, एंड एनआरवी मैंने कैलकुलेट किया वो कितना आया, 9,90,000। 10 लाख और 9,90,000 विच एवर इज लोअर, तो मुझे इन दिस क्वेश्चन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना पड़ेगा 9,90,000 से। क्लियर। दैट इज अवर आंसर। डन है फ्रेंड्स, परफेक्ट। हाँ, जाऊं मैं आगे। हम क्लास में ही जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते थे वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं। तो सिंपल यहां पे लिख देना एग्जाम्पल नंबर 1, जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवाऊंगा, लिखो वहां पे। ABC Limited has 5,000 AC in stock। AC का बिजनेस है, AC इन स्टॉक बोला है। एज ऑन 31st March 2020, कॉस्ट ऑफ AC is rupees 10,000 per AC. Company has firm commitment to sell 1,000 AC at rupees 15,000 per AC in the month of April 2020. However, general
market price. However, general market price of AC is rupees 9,500 per AC. Calculate value of closing stock as on 31st March 2020. फ्रेंड्स, मेरे पास 5,000 एसी स्टॉक में पड़ा है. उसका मैंने जब एसी परचेस किया था तब वो मेरे लिए कॉस्ट कितने का था? 10,000 का. कंपनी का कोई एक पार्टी के साथ फर्म कमिटमेंट है कि कंपनी सेल करेगी 1000 एसी. कितने रुपए में? 15,000 रुपए पर एसी में. कब बेचेगी? इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब आफ्टर ईयर एंड. नॉर्मली अभी अगर मार्केट प्राइस चेक करें तो मार्केट प्राइस ऑफ द एसी इज 9,500 पर एसी. एंड मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करके देना है. क्लियर? एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑलवेज कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट भी हो गए, आपको ट्राई करना है. एग्जैक्ट 5 मिनट मैं शांति से बैठा हूं, आपको रफ में सॉल्व करना है, फेयर में हिम्मत मत करना. ट्राई. ओके, आपका हो गया होगा. बहुत लोगों को लगा कि सर इसमें 5 मिनट की क्या जरूरत थी. 5,000 एसी, कॉस्ट है 10,000, एनआरवी है 9,500. तो सर विच एवर इज लोअर, मतलब 9,500. आंसर इज नो. इतना इजी नहीं था. हाँ, क्या होगा समझाओ. इसका आंसर करो, एकदम ध्यान से समझना. मेरे पास कहना है टोटल 5,000 एसी थे. 5,000 एसी के 2 पार्ट कर रहे हो. 1,000 एसी की कुछ स्टोरी अलग होने वाली है, 4,000 एसी की कुछ स्टोरी अलग होने वाली है. कैसे? कॉस्ट दोनों के लिए सेम था, 10,000 एंड 10,000. पहले तो बहुत लोगों ने यह समझा कि मैंने 1,000 एसी बेच दिया है. बेचा नहीं है, फॉर्म कमिटमेंट है. इन द मंथ ऑफ अप्रैल में बेचने वाला हूं, मतलब अभी तो मेरे पास है, पर कितने में बेचूंगा? फॉर्म कमिटमेंट कंफर्म वाला है. कितने में? तो 15,000. तो उसकी एनआरवी होगा 15,000. बाकी के 4,000 के लिए नॉर्मल एनआरवी एप्लीकेबल होगा कितना? 9,500. विच एवर इज लोअर करूं, लोअर तो कहना इसे 10,000 और 15,000. विच एवर इज लोअर तो कहना इसे 10,000 से वैल्यू करना पड़े. 4,000, 10,000 एंड 9,500. विच एवर इज लोअर तो इसका वैल्यूएशन किसके हिसाब से करना पड़े? 9,500. तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे होगा? 1,000 एसी को आप वैल्यू करोगे कितने रुपए में? 10,000 रुपए में. पर बाकी के 4,000 एसी को आप वैल्यू करोगे कितने रुपए में? 9,500 में. 1,000 इंटू 10,000 करोगे तो उसका आंसर आपका आएगा 1 करोड़ रुपए. एंड 4,000 इंटू 9,500 करोगे तो उसका आपका आंसर आएगा 3 करोड़ 80 लाख. एंड फाइनली अगर मैं चेक करूं व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, माय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट 4 करोड़ 80 लाख रुपीस हो जाएगा. क्लियर? अगेन रिपीट कर रहा हूं, 1,000 एसी मैंने बेचा नहीं था. 1,000 एसी का फर्म कमिटमेंट है जो मैं क्या करने वाला हूं, फ्यूचर में बेचने वाला हूं. क्लियर? आज का लेक्चर यहां तक रखते हैं, पर मैं एक बार सब कुछ आपको रिवाइज करवा दूं. AS2 नाम था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब हम जस्ट यहां पे वैल्यूएशन ही करने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले नहीं है. What is the meaning of an asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of an inventory? Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or rendering of services and which is a part of production process. AS2 कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है? अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका वर्क इन प्रोग्रेस को एप्लीकेबल नहीं होगा. प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एप्लीकेबल नहीं होगा. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को एप्लीकेबल नहीं होगा. शेयर्स डिबेंचर्स अगर इन्वेंट्री के फॉर्म में पड़ा है तो वहां पे भी आपको AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा. जस्ट मैंने आपको फिनिश गुड्स एंड WIP का वैल्यूएशन प्रिंसिपल सिखाया था. वैल्यूएशन प्रिंसिपल था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. कॉस्ट में क्या क्या लेने का? 3 चीज: परचेस प्राइस, एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एंड द कन्वर्जन कॉस्ट. परचेस प्राइस में कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला है तो माइनस कर दोगे. क्रेडिट का रिफंड मिलने वाला नहीं है तो माइनस नहीं करने का. ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देने का, और कैश डिस्काउंट है तो माइनस नहीं करने का.
कन्वर्जन कॉस्ट मतलब व्हाट, एनी कॉस्ट इनकर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वहां पे एक ही बवाल था किसका, फिक्स ओवरहेड का। तो फिक्स ओवरहेड आप ऑलवेज एब्जॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर के हिसाब से, वो ध्यान में रखना विच एवर इज हायर था। एंड एनआरवी मतलब व्हाट, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। अगर वो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन कॉस्ट नहीं वर्ड लिखा होता तो ये रूल मेरा WIP को एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.